हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के इन्फो ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे इंग्लिश लिटरेचर में एजेस, और एजेस में हमने पढ़ लिया था रोमांटिक एज तक, जिसका टाइम पीरियड हमारा रहा था 1798 से लेकर के 1837 तक। आज हम पढ़ेंगे विक्टोरियन एज, और विक्टोरियन एज का जो टाइम पीरियड है वो महारानी जो विक्टोरिया है उनके टाइम पीरियड से माना जाता है, जब वो आकर के गद्दी पर बैठ गई थी तो तब से माना जाता है। और लिटरेचर के अंदर क्या क्या चेंजेज आए वो सब हम इसके अंदर आज देखेंगे। तो जब हम देख रहे थे कि रोमांटिक पीरियड में जॉर्ज थर्ड हैं, वो उनका रूल चल रहा था। उसके बाद में उनका बेटा आया जॉर्ज फोर्थ। उसके बाद में उनका दूसरा बेटा आया विलियम फोर्थ, जो 1837 तक रहा। और 1837 के बाद आई जॉर्ज थर्ड की जो भतीजी है विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया है। ये जब 18 साल की थी तो वो गद्दी पर बैठ गई। तो इन द ईयर ऑफ 1837 क्वीन विक्टोरिया असेंड द थ्रोन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड एंड सक्सीडेड विलियम द फोर्थ। और जो उनके उत्तराधिकारी के रूप में जब बैठी विलियम फोर्थ के बाद में, ये जब गद्दी पे बैठी तो 18 साल की थी। शी सर्व्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 64 ईयर, और ये अपनी डेथ जब तक नहीं हुई इनकी तब तक ये गद्दी पे बैठी रही 1901 तक। 1901 तक ये गद्दी पे बैठी, 18 साल से लेकर के 1900, मतलब 18 साल की हुई तब से ये बैठी थी, और 64 साल की एज तक जब इनकी डेथ हो गई तब तक ये गद्दी पे, मतलब इसको काफ़ी लंबा टाइम पीरियड माना जाता है। एंड इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेन इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लैंड की हिस्ट्री में सबसे लंबा अगर कार्यकाल माना जाए तो क्वीन विक्टोरिया का माना जाता है। द पीरियड वॉज मार्क्ड बाई मैनी इंपॉर्टेंट सोशल एंड हिस्टोरिकल चेंजेस, और इस टाइम पीरियड में बहुत ही सोशल और हिस्टोरिकल चेंज आए थे दैट ऑल्टर्ड द नेशन इन मैनी वेज, और जिसने पूरे नेशन को ही कई तरीके से बदल दिया। द पॉपुलेशन नियरली डबल, करीबन जनसंख्या है वो डबल हो गई थी। ब्रिटिश एम्पायर है वो एक्सपेंड एक्सप्लोनेशनली एंड टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है वो भी काफ़ी बढ़ गई थी। लोगों को दासों को मुक्ति मिल गई थी। चाइल्ड लेबर है वो कम हो गया था। चाइल्ड लिटरेचर लिखा जाने लगा था। और ब्रिटेन क्या हो गया था, मोस्ट पावरफुल कंट्री है वो वर्ल्ड के अंदर बन गया था। तो जब मैं बताती हूँ कि आपको महारानी विक्टोरिया के नाम पर इस एज का नाम रखा गया है, तो रोमांटिक पीरियड में किंग जॉर्ज थर्ड का शासन, उनके बाद फोर्थ का, और फिर उनके बेटे सेकंड जो बेटा था जॉर्ज थर्ड का विलियम फोर्थ, और फिर उनकी भतीजी विक्टोरिया। तब वो 18 साल की थी, उनको राजगद्दी पर बैठा दिया गया। और 1832 से वैसे तो विक्टोरियन एज शुरू हो गई थी, लेकिन 1837 के अंदर जब क्वीन विक्टोरिया सत्ता में आई तब से इसको मेनली माना जाता है विक्टोरियन एज के रूप में, क्योंकि लिटरेचर में बहुत सारे चेंजेस है वो पहले ही आने शुरू हो गए थे। करीबन 12 साल तक इस एज को हम क्या बोलते हैं, 1848 से लेकर के जो हमारा टाइम पीरियड है 1848 से 1860, इस टाइम पीरियड को हम प्री रेफलाइट के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, एक राफेल नाम के एक लिटरेचर के अंदर लिखने वाले थे, तो उनका जो लिटरेचर था उसकी विशेषता इसके अंदर आने लगी। जो 1483 से 1520 के टाइम पीरियड में रहे थे कभी, तो उनका लिटरेचर है वो इस एज में देखा जाने लगा था। थोड़ा थोड़ा मतलब उनको फॉलो करने लगे थे। उन फॉलो करने वालों में कुछ लोग थे जैसे डीजी रोसेटी है, क्रिस्टीना रोसेटी है, डब्ल्यू हंट है, जेस मिल है, ये सब लोग हैं वो उनको कॉपी कर रहे थे। इसलिए 1848 से 1860 के टाइम पीरियड को हम प्री रेफलाइट में मानते हैं, और वो भी विक्टोरियन के अंडर आता है। उसके बाद में क्या हुआ, ये एज है वो पेंटर के लिए बहुत ही मोमेंट वाली एज थी। मेनली इस एज में जो 1880 से 1901 का जो दशक है उसको हम एज ऑफ एस्थेटिक और एक डेकेडेंस के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि 1832 के अंदर पहला इसमें रिफॉर्म एक्ट आया। उसके बाद 1867 के अंदर दूसरा रिफॉर्म एक्ट आया। 1833 के अंदर जो दास हैं उनको फ्रीडम मिल गई थी। 1840 के अंदर जो चिमनी स्वीपर वगैरह है उनके खिलाफ एक एक्ट आ गया, तो चाइल्ड लेबर के ऊपर बैन कर दिया गया था। 1833 के अंदर फैक्ट्री एक्ट आया तो उस पर चाइल्ड लेबर को बैन कर दिया गया। वुमेन की जो पोजीशन है उसमें प्रोग्रेस काफ़ी हुई थी, और फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी जो हिंसा के खिलाफ लड़ सके, और 1883 के अंदर उसकी शुरुआत की गई थी, और जीबी शो है वो उसके मेंबर माने जाते हैं। उसके बाद इसके जो मेन जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो ये कह सकते हैं कि इसमें नॉवल लिखने का टाइम है वो बहुत अच्छा आया। नॉवल बहुत ज़्यादा लिखे गए, जैसे एलिजाबेथन पीरियड में ड्रामा बहुत लिखे गए, तो इस एज के अंदर नॉन फिक्शन के ऊपर ज़्यादा काम किया गया। पोइट्री भी आई इसके अंदर, एसेज भी आई इसके अंदर, और नॉन फिक्शन मतलब नॉवल वगैरह काफ़ी लिखने को देखने को मिले इसमें। तो अल्फ्रेड टेनिसन है इस एज के सबसे इम्पोर्टेंट विक्टोरियन जो पोइट हैं वो माने जाते हैं। तो उन्होंने, जैसे उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क आता है इन मेमोरियम, वो ऑर्थरी हेनरी हेलम के याद में उन्होंने लिखा था। जैसे उन्होंने पोइट्री के अंदर भी काफ़ी अच्छा काम किया। टिम्बकटू उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है, और वो
1850 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ है वो जब उनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद में वो पोइट लॉरेट भी बने थे। और ब्लैंक वर्स के अंदर उन्होंने बहुत लिखा। मैंने ब्लैंक वर्स के बारे में आपको बताया हुआ है कि उसमें मीटर है, वो राइम स्कीम को नहीं देखा जाता लेकिन मीटर यूज होते हैं। तो वो ब्लैंक वर्स के अंदर उन्होंने लिखा। और उनके इंपॉर्टेंट वर्क में जैसे ब्रेक ब्रेक आपने पोइम सुनी होगी, क्रॉसिंग द बार, यूलिसिस, ये इंपॉर्टेंट वर्क है वो देखने को मिले। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग को हम ड्रामेटिक मोनोलॉग का हीरो भी मानते हैं। मैन एंड वोमेन उनका एक वर्क है, बहुत ही अच्छा। ड्रामेटिक सॉन्ग उन्होंने लिखे, ड्रामेटिक मतलब मोनोलॉग के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनके बहुत सारे वर्क हैं उनके ड्रामेटिक मतलब मोनोलॉग टाइप में उन्होंने लिखा हुआ है। तो बहुत ही एयरिंग आउट द वाइल्ड वर्ल्ड है, वो भी उन्हीं का ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। उसके बाद आते हैं इसी एज के अंदर उनके बाद में मैथ्यू आर्नोल्ड। ये एक पोइट भी थे, ये एक क्रिटिक भी थे और ये एक क्रिकेटर भी थे। तो उन्होंने इंपॉर्टेंट वर्क लिखे इस एज के अंदर। ऐसे इन क्रिटिसिज्म 1888 के अंदर लिखा। कल्चर एंड एनार्की 1867 के अंदर लिखा। और भी इनके बहुत सारे वर्क हैं, वो मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि हम 1 बाय 1 डिटेल में सबको करेंगे तो यहाँ ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं एडमंड फिtzgerald। उनके भी एक दो इंपॉर्टेंट वर्क माने जाते हैं, मुझे उनका ध्यान नहीं आ रहा। चार्ल्स डिकेंस सबसे इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट। द पिकविक पेपर उनका इंपॉर्टेंट वर्क है जो 1836 के अंदर आया। उसके बाद ओलिवर ट्विस्ट बहुत इंपॉर्टेंट 1837 में आया। डेविड कॉपरफील्ड ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है ये इनका, 1850 में आया। ब्लीक हाउस ये 1852 के अंदर आया। उसके बाद इनका जो एक वर्क आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ए टेल ऑफ टू सिटीज़, जिसमें फ्रांस और लंदन और पेरिस है जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उनको दिखाया गया है। 1859 में लिखा। और ग्रेट एक्सपेक्टेशन ये आपने एमए के अंदर भी पढ़ा होगा, पिप वाला, तो 1861 के अंदर ये भी आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ल्स डिकेंस है, उस टाइम के हैं, वो नॉवलिस्ट माने जाते हैं। फिर आते हैं विलियम मैकफिस थाकरे। उनका एक इंपॉर्टेंट वर्क आता है वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, 1848 में इन्होंने लिखा। और इसके अंदर क्या हुआ, इस टाइम पीरियड में जो वुमेन राइटर्स थी वो भी आने लगी थी काफ़ी, जैसे एमिली ब्रोंटे है, शार्लोट ब्रोंटे है, एन ब्रोंटे, ये तीनों सिस्टर हैं। उन्होंने भी एक एक वर्क इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने भी काम करना शुरू किया। एक इन्हीं के टाइम पीरियड में आई थी जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट है वो मैरी अर्न इवॉन का नाम है लेकिन वो अपने शूडो नेम से लिखती थी जॉर्ज इलियट, मतलब आदमियों के नाम के हिसाब से लिखती थी कि पता ना चले कि इनका ये लेडी राइटर है। उन दिनों बहुत ज़्यादा इनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। तो एमिली ब्रोंटे का इंपॉर्टेंट वर्क आता है वुदरिंग हिट्स, 1847 में लिखा। शार्लोट ब्रोंटे ने एक जेन आयरे लिखा जो हमारे एमए में भी लगता है। और एन ब्रोंटे का भी एक इंपॉर्टेंट वर्क है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, विलेट टाइप का कुछ वर्क है। जॉर्ज इलियट है मिल ऑन द फ्लोस, एडम बेड, सिलर्स मैरिनर, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है वो जॉर्ज इलियट के हैं। उसके बाद आते हैं थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी है वो उन्होंने लिखना तो पोइट के रूप में शुरू किया था लेकिन बाद में उन्होंने नोवेल भी लिखे। द रिटर्न टू द नेटिव, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, टेस ऑफ द डर्बल ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्योर वुमेन के नाम से 1891 में इन्होंने लिखा था। और इस एज के अंदर चाइल्ड लिटरेचर है उसके ऊपर भी काम किया गया, जैसे रुडयार्ड किपलिंग है, उन्होंने वो जंगल बुक मोगली वाला वो लिखा था जिसके ऊपर काफ़ी मूवी भी बन चुकी हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल आए, उन्होंने लिबर्टी के ऊपर लिखा, ऑन लिबर्टी उनका एक ऐसे है, 1859 के अंदर लिखा। चार्ल्स डार्विन, साइंस की चीज़ें भी इसके अंदर काफ़ी आ चुकी थी, साइंस के ऊपर भी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है वो 1859 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा। द डिसेंट ऑफ मैन 1871 में इन्होंने लिखा था। उसके बाद में जैसे कैपिटलिज्म या साम्राज्यवाद को आप कह सकते हैं वो भी इस टाइम में आया था, तो कार्ल मार्क्स ने वो दास कैपिटल लिखा 1867 के अंदर। तो इस तरीके से मिला जुला मतलब लिटरेचर इस टाइम पीरियड में आने लगा था। रिफॉर्म एक्ट है, चाइल्ड लेबर के ऊपर बैन किया जाने लगा, दासों को मुक्ति मिल गई इस टाइम पीरियड में, और रिफॉर्म एक्ट आ गए। उसके बाद में जैसे चिमनी स्वीप एक्ट आ गया, और फेबियन सोसाइटी जिसमें हिस्सा के खिलाफ लड़ना हो वो सब इसके अंदर आया। तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न लिटरेचर हमारा आएगा। नेक्स्ट इस एज के बाद क्या आता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो स्टार्ट हो जाएगा। और आगे हम पढ़ेंगे एडवर्ड जो किंग थे उनकी थ्योरी को थोड़ा बहुत पढ़ेंगे नेक्स्ट लिटरेचर के अंदर, नेक्स्ट लिटरेचर की एज के अंदर। और उसको किंग एज ऑफ एडवर्डियन भी माना जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। महारानी जो विक्टोरिया है उनका टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या लिखा गया, पोइट्री के ऊपर काम हुआ, नॉवेल्स के ऊपर काम हुआ, ये सब हमने देखा। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।